नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव पड़ेंगे, जो रीट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो रीट का पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को हम स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। हमने सामाजिक अध्ययन का जो रीट का पाठ्यक्रम है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु में भक्ति सूफी हो गया, मुगल राजपूत संबंध हो गया, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति हो गई है। और आज एक नया टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूरा का पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है। आपका एक दो सवाल इसमें से फिक्स है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव है, ये कक्षा 8 की जो पुस्तक है RBSc की, इसमें स्पष्ट रूप से ये का ये पार्ट दिया हुआ है, जो टॉपिक है वो का वो दिया है। तो इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं, इसके अलावा NCERT की बुक से भी लिए हैं। तो आपको इस टॉपिक को कोई दूसरे माध्यम से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हो तो आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा और जो भी प्रश्न आएगा इसी टॉपिक से आएगा। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश अन्य किसी देश पर आर्थिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो वह देश जिस पर अधिकार कर लिया जाता है उसे उपनिवेश कहते हैं। दोस्तों, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। अगर किसी देश को गुलाम बनाया जाता है, कोई शक्तिशाली देश है किसी कमजोर देश पर, उस पर अधिकार कर लेता है, उस पर आर्थिक राजनीतिक अधिकार सभी अधिकार उस पर प्राप्त कर लेता है, तो वो दोस्तों जो देश होता है वो उपनिवेश देश कहलाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश और औपनिवेशिक ये दोनों एक ही पहलू के दो रूप हैं, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। तो भारत क्या था? एक उपनिवेश देश था या औपनिवेशिक देश था, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का नाविक था, समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूंढ निकाला। दोस्तों, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा। ये दोस्तों गलत है। भारत तो हजारों लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन भारत का जो समुद्री रास्ता था, भारत आने का जो समुद्री रास्ता था यूरोप से, उसकी खोज की थी पुर्तगाल के जो नाविक था वास्को डी गामा, उसने की थी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट है 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज कंपनी को एक फरमान दिया। इसमें यह कहा गया कि कंपनी अब मुगल सम्राट को सालाना 3000 रुपये देगी। इसके एवज में कंपनी सारे देश में बगैर सूंघी दिए व्यापार कर सकती है। इस तरह धीरे धीरे कंपनी के व्यापारी अपना कारोबार जोर जबरदस्ती से करने लगे। दोस्तों, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी और उन्होंने कहा था कि 3000 रुपये हमें सालाना देना पड़ेगा। इसके लिए अगर 3000 रुपये आप साल के हमें देते हो तो आपको बगैर सूंघी वगैरह कोई देना नहीं पड़ेगा। तो ये करके जो कंपनी को बहुत फायदा मिला और कंपनी धीरे धीरे अपना विकास पूरा का पूरा भारत में कर दिया और भारत को क्या कर दिया? गुलाम बनाने की ओर बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 के बाद कंपनी का प्रभुत्व और बढ़ गया। बंगाल से लगभग 90 किस्म का कपड़ा बनकर यूरोप के बाजार में जाता था, पर 18वीं सदी के अंत तक बंगाल का लगभग सारा का सारा कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। किसने कर दिया नष्ट? ये ब्रिटिश कंपनी ने कर दिया। अंग्रेजों ने ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काट डाले, क्योंकि वो ढाका के जो कारीगर थे वो बहुत होशियार थे और बहुत ही शानदार तरीके की मलमल की साड़ियाँ बनाते थे अपने हाथों से। तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर दिया? जो होशियार कारीगर थे उनके अंगूठे काट दिए। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उस समय बहुत बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इन जहाज़ों को ईस्ट इंडिया मैन कहा जाता था। दोस्तों, मोस्ट है ईस्ट इंडिया मैन क्या है? ये एक जहाज था। क्या था? जहाज। परीक्षा में पूछा जा सकता है ईस्ट इंडियन मैन क्या है? तो ये भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उस समय बहुत बड़ी जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे क्या कहते थे? ईस्ट इंडियन मैन। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर को 1762 ईस्वी में किसानों पर जो अत्याचार करते थे जो ब्रिटिश कंपनी, उसका क्या कर दिया? विरोध जताया पत्र के माध्यम से। किसने लिखा विरोध जताया था? मीर कासिम ने जताया था। यह आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है मालगुजारी क्या है? मालगुजारी क्या है? छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों था किसानों को लूटने का सीधा तरीका। क्या था? किसानों को लूटने का सीधा तरीका। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। हर एक लाइन महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूरा का पूरा अगर ध्यान लगाकर पढ़ते हो तो आपके लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव का जो प्रश्न है, टॉपिक का जो प्रश्न आएगा वो इसी नोट से आएगा। दोस्तों, आगे 17वीं शताब्दी में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक था। दोस्तों, 17वीं शताब्दी थी, उस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत में बहुत सारे वस्त्र उत्पादन होते थे। भारत से जो नए वस्त्र थे बनकर विदेशों में जाते थे। विदेशों के माध्यम से बहुत सारा धन भारत में आता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के शिकंजे में आ गई। जैसे ही ब्रिटिश कंपनी आई, भारत पर अधिकार कर लिया और भारत का उद्योग धंधा वगैरह सब नष्ट कर दिया। इंग्लैंड ने भारतीय सूती वस्त्रों पर 15% आयात कर लगा दिए। दोस्तों, जैसे जो इंग्लैंड का जो भारत में वस्त्र वगैरह आते थे उसका कोई कर नहीं था, लेकिन जो भारत का जो वस्त्र था वो इंग्लैंड में जाता था तो उसका कितना प्रतिशत कर लगा दिया था? 15%। ये आपको याद रखना है दोस्तों। मोस्ट है, इंग्लैंड ने भारतीय सूती वस्त्रों पर कितना प्रतिशत कर लगाया था? तो ये 15%। आगे बढ़ते हैं। 1720 ईस्वी में भारतीय रेशमी व छपे हुए वस्त्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 शरण थे। कौन कौन से शरण थे? ये शरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला शरण था वाणिज्यिक शरण। ये था दोस्तों 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक चला। दूसरा था पूंजीवादी या मुक्त व्यापार का शरण। ये था 1813 से 1858 ईस्वी तक। और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद। ये था 1860 से 1947 ईस्वी तक। ये दोस्तों तीनों के तीनों क्रम आपको याद होने चाहिए। ये भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण थे व्यापार के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट है, 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मोस्ट है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछा गया था, कौन से एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? ये 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने हस्तशिल्प के पतन पर कहा कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। जैसे ही दोस्तों अंग्रेज कंपनी यहाँ आई तो उन्होंने अधिकार कर लिया और उनके जो वस्त्र थे वो वस्त्र हमारे भारतीय बाजारों में बिकने लगे सस्ते दामों में। तो भारत का जो हस्तशिल्प जो उद्योग था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। और जैसे ही नष्ट हुआ, धीरे धीरे समाप्त हुआ, तो गवर्नर जनरल बेंटिंग ने क्या कहा? ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसने कहा कि हस्तशिल्प के पतन पर उसने कहा कि जो भारतीय बुनकर थे, जो बुनकरों की हड्डियां थी, वो भारत के मैदान में क्या पड़ी है? बिक्री पड़ी है। क्योंकि उसका मतलब, उनके कहने का मतलब है कि उसका जो धंधा था वो चौपट हो गया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति थी ये बहुत घिनौनी थी। कौन सी थी? बहुत घिनौनी थी। भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही खराब कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 में चली। दोस्तों, आपके परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? किसके काल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली। ये दोस्तों रेलगाड़ी का विकास क्यों किया था? क्योंकि जो भारत के दूर दराज क्षेत्रों से जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह पर लाने के लिए, बड़े बड़े सामानों को लाने के लिए रेल की आवश्यकता थी। इस हिसाब को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने रेल का विकास किया। आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है। 1853 में सूती वस्त्र की पहली मिल कवास जी ने बंबई में लगाई। सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित हुई? 1853 में कहाँ स्थापित हुई? बंबई में स्थापित हुई। 1855 में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? रीसरा बंगाल में स्थापित हुई। और 1907 में पहली स्टील मिल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की गई। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, परीक्षा में सीधा का सीधा प्रश्न आने लायक जो प्रश्न है वो ये है धन निष्कासन सिद्धांत। ये दोस्तों धन निष्कासन सिद्धांत क्या है? ये धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नेहरू ने दिया था। उनका कहने का मतलब था, जो ब्रिटिश कंपनी है ये भारत का धन है ना, वो सीधा का सीधा इंग्लैंड भेज रही है और इंग्लैंड से कोई भी भारत में नहीं भेज रही है, बल्कि सीधा जो धन जो भी उत्पादन होता है टैक्स के रूप में किसी दूसरे रूप में, तो वो सीधा धन कहाँ भेजा जा रहा है? इंग्लैंड भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत का आर्थिक नुकसान हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो ये मोस्ट है दोस्तों। और इसका सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी ने प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ऐसी एक पुस्तक थी, इसमें लिखा था। हम आगे पढ़ते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो भारतीय धन भारत से इंग्लैंड जा रहा है, बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता। दादा भाई नेहरू जी ने अपने लेख इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया में दिया। विस्तृत रूप से धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में दिया। ये दोस्तों याद रखना है, ये किताब आपको याद रखनी है। किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, ये लिखी थी दादा भाई नेहरू जी ने। और ये धन निष्कासन सिद्धांत से संबंधित हैं दोस्तों। मोस्ट है, ये आपके धन निष्कासन सिद्धांत आपके परीक्षा में देखा जा सकता है प्रश्न इस टॉपिक से। इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त की एक पुस्तक थी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब दोस्तों मोस्ट है, अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ, अगर धन निष्कासन सिद्धांत से सवाल नहीं पूछा जाता है तो ये जो सारणी दी हुई है, इस सारणी से आपके परीक्षा में सवाल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी? 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। सबसे पहले जो व्यवस्था थी वो थी स्थायी बंदोबस्त।
दूसरी थी रैयतवाड़ी, तीसरी थी महालवाड़ी। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की थी, 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, टॉमस मुनरो ने की थी। कब की थी, 1819-20 में की थी। और महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, ये की थी विलियम बेंटिंग ने 1833 ईस्वी में। स्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी दोस्तों, ये समस्त अंग्रेजी भारत का 19% भाग पर ये फैली हुई थी। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये भारत का 51% भाग पर फैली हुई थी। और महालवाड़ी व्यवस्था थी ये समस्त भूमि का 30% भाग पर फैली हुई थी। तो परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई थी, तो ये 51% में रैयतवाड़ी व्यवस्था फैली हुई थी। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, 1793 में की थी, 19% भाग पर फैली हुई है। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ने की थी, समस्त भारत अंग्रेजी भारत का 51%। और महालवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिंग ने की थी, ये समस्त भारत का 30% भाग पर फैली हुई है। ये तो दोस्तों था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था। अब दोस्तों ये क्या है इसके बारे में देखिए जो स्थायी बंदोबस्त है, तो स्थायी बंदोबस्त क्या थी, स्थायी बंदोबस्त का मतलब है ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। किसकी थी, जमींदार की थी। यानी जो स्थायी बंदोबस्त फिक्स कर दिया जमींदार को, किसी क्षेत्र में या किसी गांव में एक जमींदार को पकड़ा और उस जमींदार को कहा कि ये इतनी इतनी जमीन है, इन किसानों से तुम कर वसूल करोगे और तुम इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार को दोगे। यानी ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो जमींदार को दे दी गई। किसको दे दी गई, जमींदार को। यह परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, यह आपको याद होना चाहिए। दूसरा था दोस्तों, जब यह जो पद्धति थी, ये जो प्रणाली थी, ये सक्सेस नहीं हुई तो स्टार्ट की रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसमें दोस्तों उन्होंने कहा कि जमींदार को जिम्मेदारी नहीं देकर पर्सनल किसान को, हर किसान को ही राजस्व देने की जिम्मेदारी दे दी जाए। तो उन्होंने जो टॉमस मुनरो ने 1819-20 में शुरू की, तो इसमें राजस्व देने की जो समस्त जिम्मेदारी थी वो किसान को दे दी गई। किसको दे दी गई, किसान को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो राजस्व कौन देता है, किसान देता है। स्थायी बंदोबस्त में जो राजस्व कौन देता है, जमींदार देता है। लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुई तो इसके बाद एक नई व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की। ये की थी विलियम बेंटिंग ने 1833 में। समस्त भूमि का 30%। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव की, किसकी दे दी, समस्त गांव की। यानी जो पूरा का पूरा गांव है, ये गांव ही इकट्ठा होके, जैसे कोई गांव है, उस गांव को कह दिया कि आपके इस गांव में इतनी जमीन है, इस जमीन की इतना जो कर बनता है ये आपको देना है। तो पूरा गांव इकट्ठा होके तो फिर वो क्या देता है, कर देता है, राजस्व देता है पूरा का पूरा गांव। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, पूरा जो गांव होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कर देने की। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों की जिम्मेदारी होती है और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार की जिम्मेदारी होती है। ये दोस्तों था बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये प्रणाली थी किसानों की, ये आपको याद होनी चाहिए। ये था दोस्तों ब्रिटिश भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ आपके इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, इसी नोट से प्रश्न आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इतिहास का एक अंतिम टॉपिक रहा है 1885 से 1947 तक भारत का, तब जाकर ये जो इतिहास वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।